आपने इस फील्ड को क्यों चुना? आजकल बच्चे मोबाइल के एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गए हैं और जिसके वजह से उनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। इनमें से अधिकांश जो मरीज़ होते हैं उनकी सबसे कॉमन शिकायत क्या रहती है? बच्चों को, छोटे बच्चों को अगर अर्ली एज में हमने चश्मा दे दिया तो उन्हें लाइफ लॉन्ग चश्मा लगाना ही पड़ता है। मोतियाबिंद, कैटरेक्ट जिसकी हम हमेशा चर्चा करते हैं, पहले के समय में और अभी के समय में क्या इसका जो मरीज़ का जो काउंटिंग है वो बढ़ रहे हैं? कम रोशनी में अगर पढ़ाई करें तो आँखों की रोशनी जो है वो धीरे धीरे कम होते जाती है। अचानक किसी की आँखों की रोशनी कम होने लगे, खुजलाहट होने लगे, इस कंडीशन में उसको क्या करना? जैसे ही किसी को आँख आता है तो वो क्या मतलब वो किसी दूसरे को भी उसका इन्फेक्शन आ सकता है। इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक अभी लेसिक सर्जरी के नाम से हम लोग उससे बात कर रहे हैं, ग्लूकोमा, काला मोतिया, इसके भी चर्चे आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर कनेक्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है डॉक्टर की बात और मैं हूं आपके साथ रंजन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पॉडकास्ट में हर बार अलग अलग डॉक्टर रहते हैं और अलग अलग विषय पे बात करते हैं। भगवान ने बहुत ही खूबसूरत एक चीज़ बनाई है, वो है संसार, वो है हमारी प्रकृति। मगर क्या आप जानते हैं कि इस प्रकृति का आनंद लेने के लिए उन्होंने हमारे शरीर में एक अंग बनाया है जिसे हम आँख के नाम से जानते हैं। मगर क्या ये कि हम अपनी आँखों की देखभाल सही से कर पाते हैं या फिर इस प्रकृति का आनंद ले पाते हैं? इन्हीं सारे मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। आज जो हमारे साथ जो गेस्ट बैठे हुए हैं वो गोपालगंज के लाखों युवाओं के दिल पर अपनी एक जगह बनाने वाले और मरीजों को ठीक करके अपना एक अलग स्थान बनाने वाले सुमन हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर विशाल कुमार गुप्ता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे अस्पताल में। और मैं जानता हूं कि आप पटना रहते हैं, आप अपना कीमती समय निकाल के आप गोपालगंज आए हैं और हम लोग कुछ बैठ के बात करेंगे जैसे आपने बताया है आँख के बारे में। जानना चाहेंगे कि आपने इस फील्ड को क्यों चुना, ऑप्थेल्मोलॉजी को ही क्यों चुना? हाँ, ये बहुत ही अच्छा विषय है क्योंकि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे और जब हम लोग पीजी की प्रिपरेशन कर रहे थे तो सब लोगों के पास अलग अलग सब्जेक्ट था। कोई मेडिसिन लेना चाहता था, कोई सर्जरी लेना चाहता था, कोई रेडियोलॉजी लेना था। और आँख उस समय, मैं ये बात बताऊँ आपको, ये बात है 2003 की जी। उस समय आँख को कोई नहीं पूछता था और लोग पता नहीं आँख को, मेडिकल साइंस के लोग अभी भी आँख को कितना अच्छा मानते मुझे नहीं पता, लेकिन एमबीबीएस के बाद कोई भी आँख लेना किसी के तो मतलब लोगों का इंटरेस्ट नहीं, स्कोप में नहीं था। पता नहीं क्या कारण था, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा कि आँख एक ऐसी चीज़ है जो सही बताऊँ जिसमें बहुत ही जो भी आपका ऑपरेशन है या जो भी चीज़ आप आँख के लिए करते हैं वो सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, लेजर असिस्टेड जी, और फेको इमल्सिफिकेशन जी, और इसमें ना रक्त का बहाव, ये सब चीज़ें बहुत कम होता है और बहुत नीट एंड क्लीन ये एक तरह की सर्जरीज भी होती है। और आप जो पेशेंट आपके पास आते हैं, आप 99% पेशेंट को आप खुश करके भेजते हैं। बिल्कुल। तो एक ऐसा है कि ये प्रोफेशन है जिसमें आप ज़्यादातर लोगों को खुश कर सकते हैं। बाकी में तो पेन है, दर्द है, पेशेंट करा रहा है और बहुत बार उसको आप ठीक भी नहीं कर पाते हैं, बहुत बार किसी की जान भी चली जाती है। तो मुझे लगा कि आँख एक ऐसा चीज़ है कि जिसको मैं करूँगा तो लोगों के चेहरे पर हंसी आएगी, खुशी आएगी। एक और आँख में ये है कि आँख में चैरिटी का स्कोप बहुत ज़्यादा है। जब आप लोगों को चैरिटेबल हॉस्पिटल्स आँख के आप बहुत सारा देखेंगे तो मुझे चैरिटी में मेरा शुरू से मैं थोड़ा झुकाव रहा है। तो मेरा अगर चैरिटी भी करना है तो आँख का विषय लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। और आँख तो बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा आपने बताया है किसी भी काम को करने के लिए, तो इसलिए मैंने आँख चुना। आजकल बच्चे मोबाइल के एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गए हैं और जिसके वजह से उनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि पता नहीं आगे चलकर उनकी आंखों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वो करेक्ट करना चाहूँगा, आजकल बच्चों में मोबाइल का एडिक्शन नहीं ज़्यादा है, आजकल बच्चों के माँ बाप में मोबाइल का एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। बच्चे तो 1-2 घंटे ही मोबाइल देखते हैं, लेकिन जो उनके माँ बाप हैं मुझे लगता है कि 24 घंटे में से अगर वो 14 घंटे जगे हुए हैं तो वो मोबाइल 14 में से वो 24 से 14 घंटे ही मोबाइल पे हैं। अगर माँ खाना भी बना रही है तो मोबाइल पे है, बाप अगर काम भी कर रहा है तो मोबाइल पे है। मोबाइल पे तो इनफैक्ट आज की दुनिया में ऐसे हम हाईटेक हो गए हैं और सारा कुछ डिजिटलाइज्ड हो गया है, तो मोबाइल का इस्तेमाल तो ज़रूरत से ज़्यादा है ही। आप इससे भाग भी नहीं सकते बिल्कुल, क्योंकि आप पीछे रह जाएंगे। अगर आप सोचते हो बच्चों छोटा सा मोबाइल हो जिसमें ना ही व्हाट्सएप है, ना ही कोई फ़ोन का कोई टर्मिनल है, ना ही आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप कैसे यूपीआई पेमेंट करोगे, कैसे आप बैंकिंग करोगे? और मुझे लगता है जितना भी पढ़ ले लिख ले या जो अनपढ़ हैं, अल्टीमेटली उनके सारे काम के बाद जो वो अर्जित करते हैं वो पैसा ही है। बिल्कुल।
और हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में अब डिजिटल मनी की बात हो रही है, तो डिजिटल मनी तो मोबाइल में रहेगा आपके, बिल्कुल। तो पॉकेट में रहेगा नहीं, तो मोबाइल नहीं रहेगा तो आप खाने के भी आपके लाले पड़ जाएंगे। तो मोबाइल तो इनफैक्ट रहेगा ही। हाँ, मैं जरूर कहूँगा कि मोबाइल का इस्तेमाल जुडिशियसली करें, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ करें, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा लाइट्स देखते हैं तो इरिटेशन तो होगा, ड्राइनेस तो होगा, और उससे एसोसिएटेड जो दिक्कतें हैं, परेशानी, वो बहुत प्रिमिटिव स्टेज पे है। बहुत हम लोग मतलब बहुत अधिक हम लोग उसको दृढ़ता के साथ नहीं कह सकते कि मोबाइल से ये सारी बीमारियां होती हैं। जैसे मुझे पता है कि ट्यूबरकुलर माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस से ट्यूबरकुलम से ट्यूबरकुलोसिस होता है। निमोनिया के लिए ये फाइंडिंग्स है, इसके कारण ये बैक्टीरिया जिससे निमोनिया होता है। वैसे तो भी हम नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और विगत कुछ दिनों में जो आँख की बीमारियाँ कुछ बढ़ी हैं, लाइक चश्मे का नंबर, आँखों में ड्राइनेस का हो जाना, गड़न चुभन, और ये सब चीज़ें जो हैं, ये तो कॉमन प्रॉब्लम्स है। और ये तो क्लाइमेटिक चेंज के कारण भी हो सकता है और कुछ मोबाइल के कारण भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको 100% नहीं कह सकता। सर, आपके पास जो भी मरीज आते हैं उसमें से अधिकांश जो मरीज होते हैं उनकी सबसे कॉमन शिकायत क्या रहती है? नहीं, देखिए, कॉमन शिकायत डिपेंड करता है कि किस एज ग्रुप का पेशेंट है जी। जैसे पेशेंट जो 50 साल 55 साल से ऊपर का है जी, तो उनको प्रॉब्लम होती है, दूर का नज़दीक का नहीं दिख रहा है। जी, जी। तो ये बेसिकली कैटरैक्ट होता है। ओके। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको आंखों में दर्द पीड़ा होती है, या कुछ पेशेंट्स कंजक्टिवाइटिस के होते हैं। ओके। आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हमको मिल रहे हैं वो है डायबिटीज़ के कारण डायबिटिक रेटिनोपैथी। ओके। डायबिटीज जब हमारा अनकंट्रोल होता है जी। तो हमारे आँख के अंदर पर्दा होता है जिसको हम रेटिना कहते हैं, उसके अंदर ब्लड के स्पॉट्स आ जाते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, जो कि बहुत गंभीर बीमारी है। ओके। उसके पेशेंट्स हैं जिनके हम बहुत ज़्यादा मेडिकल साइंस भी बहुत ज़्यादा उनकी मदद नहीं कर पाते, एक हद तक ही हम लोग उनकी मदद कर पाते हैं। तो वैसी बीमारियां हैं। बच्चों में चश्मे वाली बात हो गई। जी, जी। एक मिथ्स ये भी है कि लोगों को लगता है कि अगर बच्चों को, छोटे बच्चों को अगर अर्ली एज में हमने चश्मा दे दिया तो उन्हें लाइफ लॉन्ग चश्मा लगाना ही पड़ेगा। चश्मा एक तरह का इलाज है, जी। और हम इलाज उन्हीं का करते हैं जो बीमार होते हैं। बिल्कुल। वो आँख से हो सकते हैं, पैरों से हो सकते हैं, शरीर से हो सकते हैं, लीवर से हो सकते हैं, किसी भी चीज़ से हो सकते हैं। बिल्कुल। तब चश्मा का नंबर आ गया और उस बच्चे को अपने एज ग्रुप के नॉर्मल बच्चे के बराबर काम करना है। बिल्कुल। उसको उतना ही देखना है, जी। चश्मा लगाना ही पड़ेगा उसको। लेकिन चश्मा में एक खासियत, अच्छी बात ये है भाई साहब कि ये ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें शरीर के अंदर कुछ नहीं डालना पड़ता है। ओके। जैसे आप मेडिसिन खाते हैं, शरीर में जाता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। जी। बाकी अदर दवाइयाँ, ऑर्गन पे भी मलहम, जाके सब वो। ये तो ऐसा चीज़ है कि एक सामान यहाँ रख दिया, और बहुत लोग तो फैशन के लिए भी चश्मा लगाते हैं। जी, जी, जी। तो चश्मा से डरना नहीं है। चश्मा अगर आपको आ जाता है उसको आत्मसात कर लेना है। उससे बहुत सारा इनहेरिटेड फायदा भी है। जैसे कि अगर आप चश्मा लगा रहे हो, धूल उड़ रही है, उससे बचाव हो यूवी लाइट्स आ रही हैं जी, उससे बचाव होता है। बिल्कुल। और बहुत बार आपने सुंदर चश्मा लगा लिया तब सुंदर भी दिखते हो। तो चश्मा जो है, तो चश्मा एक चीज़ है कि उसको तो मैं बहुत बार ये मानता हूँ, ये बीमारी के अलावा एक अलग चीज़ है जो आपको आपके डेली लाइफ को सही करती है। जैसे बहुत लोग तो जीरो पावर का भी चश्मा, बिना पावर का चश्मा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? आँख में धूल ना जाए, लाइट ना जाए। फोटोक्रोमेटिक ग्लास लगाते हैं, बिल्कुल, जिससे क्या होता है कि आँख में लाइट अनावश्यक ना जाए। तो चश्मा से डरना नहीं है। ये एज ए आपका एक आपका एसेसरी है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सारे हीरोइन सब चश्मा लगाते हैं, सुंदर सुंदर, वो अच्छा दिखते, सुंदर सही दिखते है। अपने मतलब वो अलग अलग लुक में। हाँ, अलग अलग लोगों को एक रहता है आप ट्रेंडी चश्मा शौक बनवा से भी लीजिए, चश्मा आप बदल ट्रेंडी रहे चश्मा बनवा लीजिए। बिल्कुल। अच्छा, ये अच्छी बात ये है हिंदुस्तान में कि चश्मे के रेट्स भी जो है ना सब तरह के हैं। आपको 400 में भी अच्छा चश्मा मिल जाएगा और 4000 के भी चश्मा है। तो आप जैसा चाहें, कपड़े वाला मामला है, कपड़ा आपको सस्ता भी अच्छा मिल जाता है। बहुत रेमंड्स पहनते हैं तो महंगा है। आप उसको एज ए ट्रीटमेंट लें, एज ए अपना कंपेनियन लें, आप एज ए मतलब एक आप कुछ भी कह सकते हैं। मतलब वो आपको मदद पहुंचा रहा है, आपके शरीर में नहीं जा रहा, कोई नुकसान नहीं है उससे। मोतियाबिंद, कैटरेक्ट, जिसकी हम हमेशा चर्चा करते हैं, पहले के समय में और अभी के समय में क्या इसका जो मरीज का जो काउंटिंग है वो बढ़ रहे हैं? नहीं, देखिए, कैटरैक्ट ना बहुत मल्टीफैक्टोरियल है। उसका बहुत सारे कारण से कैटरैक्ट होता है, उसका बहुत सारे कारण हैं। देखिए, जैसे कि जनरली इसका परिभाषा क्या है? एज रिलेटेड सेनाइल डिजेनरेशन ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस। मतलब उम्र के साथ हमारे शरीर में चेंजेस आता है, वैसे ही चेंजेस हमारे आँख के लेंस में आता है, जिससे कैटरैक्ट बन जाता है, जो कि नॉर्मल चीज़ है। ओके। लेकिन अब क्या है ना कि अब इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, इंडस्ट्री है, सब लोग तरह तरह के काम कर रहे हैं। कोई ग्राइंडिंग कर रहा है, कोई आपके तरफ से कोई गैस वेल्डिंग कर रहा है, कोई बहुत हीट में एक्सपोज्ड है, कोई ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे आँख में चोट लगने के चांसेस हैं। आप सब उसके बाद भी जब वो प्रिकॉशनरी ग्लास मेजर्स ले रहा है, वो प्रोटेक्टिव ग्लास लगा रहा है, उसके बाद भी चोट लगने के चांसेस हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके आँखों में इनफैक्ट कैटरैक्ट के इंसिडेंस पहले से
बढ़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओल्ड एज वाला जो कैटरैक्ट था, जो नॉर्मल इसको कैटरैक्ट मानते थे हम लोग, वो तो एज इट इज़ है। आप ग्रो करोगे तो आपको बुढ़ापे में कैटरैक्ट होगा। लेकिन जो यंग लोगों को कैटरैक्ट हो रहा है वो उनके क्या कहते हैं, लाइफ स्टाइल पे, उनके लाइफ स्टाइल या उनके काम का, लाइफ स्टाइल नहीं कहेंगे आप, उनके वर्किंग हैबिट से किस तरह का वर्क कर रहे हैं, उससे वो कौन से क्लाइमेट में रहते हैं, किस मैं एनवायरनमेंट देखता में हूँ कि आजकल जब हमने पढ़ा था तो ये मेरे बुक में कहीं लिखा नहीं था कि एक्सट्रीम हीट या ऐसे जगहों से लोगों को कैटरैक्ट जाता है। मैं महसूस कर रहा हूँ जो हमारे आजकल अरब में लड़के जो जाते हैं, जो बहुत अधिक ऑयल रिफाइनरीज में काम करते हैं, बिल्डिंग का काम करते हैं या पाइपलाइंस पे काम करते हैं, उन लोगों को मैं देख रहा हूँ उनको कैटरैक्ट का उनके अंदर इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। अब इसका हिट ये तो वैज्ञानिक ही बता पाएंगे, जो हमारे हम लोग तो उसके ऊपर अभी हमने तो सोच किया नहीं है, हम सोच करते भी नहीं है, सोचे हम छोटे शहर में हैं तो बता पाएंगे क्या हीट का या वेल्डिंग से निकलने वाला आर्क वेल्डिंग है या आर्गन वेल्डिंग है, इनसे जो लाइट निकलती है। इनफैक्ट वहाँ पे तो वहाँ तो लोग प्रोटेक्टिव ग्लास पे बहुत ध्यान देते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन हमारे यहाँ उस तरीके से नहीं है। लोग नेकेड आई से भी रोज ही लोग आते हैं जो ग्राइंडिंग कर रहे हैं, उड़ के उनके अंदर आँख के अंदर वो पड़ गई। या अभी जैसे फसल काटने का समय है, जी बिल्कुल, तो वो अपना फसल काट के उसको पेटारी वटारी बांध के उसको रख रहे हैं, उसमें कुछ आँख के पड़ गया। तो कोई भी चीज़ अगर आँख में पड़ता है तो आपको उसको वॉश करना। वो लोग क्या बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है ये। अब वो लोग क्या करते हैं, जैसे आँख में कुछ पड़ता है उसको मसल देते हैं। जब वो कस के मसलते हैं तो आँख में फॉरेन बॉडी पड़ा हुआ है, नहीं आँख में फॉरेन बॉडी पड़ा हुआ है। आप जब मसल देते हो तो जो ब्लैक वाला जो कॉर्निया है उससे पूरे स्क्रैचेज हो जाते हैं, या बहुत बार वो अंदर चुभ जाता है। तो कभी भी एक चीज ध्यान देना, आँख में कुछ भी पड़े किसी दूसरे को दिखाओ और जितना हो सके पानी से, ठंडे पानी से, किसी पानी से उसको वॉश करो, आप रगड़ो मत उसको। मतलब किसी भी तरह का कोई भी पार्टिकल, कोई भी कंकड़ अगर लगता है कि आँख में आता है, पानी बेस्ट तो पानी से आप उसको धो ले ज़्यादा से ज़्यादा, वो ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होता है किसी डॉक्टर से मुलाकात करें। ग्लूकोमा, काला मोतिया, इसके भी चर्चे आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये इस पे थोड़ा दर्शकों, ग्लूकोमा देखिए बड़ा ही ये कन्फ्यूजिंग है। एक होता है मोतियाबिंद जी, मोतियाबिंद एक नॉर्मल चीज़ है जो हर एक इंसान को होना है जी। उसका ही नाम उसके बगल में उन्होंने कर दिया काला मोतियाबिंद। काला मोतियाबिंद उतना ही खतरनाक है। तो दोनों अलग अलग चीज़ है, स्टेज 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। अगर आपको मोतियाबिंद है या मोतियाबिंद, मैं ये कहता हूँ कि इंसान इस दुनिया में जो भी आदमी 65 साल उससे ज़्यादा की उम्र का है उसको मोतियाबिंद है। उससे कोई डरने की बात नहीं है। हमारे पास जो ट्रीटमेंट है वो इतना अच्छा ट्रीटमेंट है कि आपको हम वापस से जवान बना देंगे, वापस से आपकी आंखों को इतना सुंदर ऐसा बना देंगे कि आप जैसे जवानी में देखते थे वैसा देखेंगे, बचपन में देखते थे वैसा देखेंगे आप। नज़दीक का भी दिखेगा, दूर का भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। लेकिन काला मोतियाबिंद वो सही में, काला नाम उसका सही है, वो सही में काली चीज़ है। वो सही ज़िंदगी में अंधकार ले आती है अगर आप सही समय में उसकी डायग्नोसिस ना कराएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लें। अगर आपको सही समय में डायग्नोसिस हो जाता है उस बीमारी का, अगर आपने करा लिया और ट्रीटमेंट चालू हो गया, फिर उसे कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन एक आयरनी है कि हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं काला मोतियाबिंद के, वो इतने लेट स्टेज में आते हैं कि उनका 90% 95% उनकी आंखों का नुकसान हो चुका होता है। तो उसमें खराबी क्या है कि जो नुकसान हो गया है उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। जैसे मोतियाबिंद आपको पूरा पक गया, आपको यहाँ तक भी नहीं दिख रहा है, उन्हें ऑपरेट कर देंगे तो सब कुछ दिखेगा, रिकवरी 100% है। काला मोतियाबिंद में रिकवरी नहीं है। आप जिस स्टेज पे हमारे पास आप आएंगे, अब वहां से हम उस रोशनी को बचाने का प्रयास करते हैं। रोशनी को जो आपकी चली गई वो हम वापस लौटा नहीं सकते, बट जो बचा है उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए जो लोग के परिवार में काला मोतियाबिंद है, ये देखा जाता है कि अनुवांशिक बीमारी है, ये फैमिली में रन करता है, लाइक मतलब जेनेटिक है, ये इसको जेनेटिक कह सकते हैं, लाइक डायबिटीज। तो अगर किसी के परिवार में ऐसा है तो वो अपना अभी जांच 40 साल की उम्र के बाद करा ले, तो उसमें पता चल जाता है कि काला मोतियाबिंद है कि नहीं, और अगर है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेगा। उसमें क्या होता है कि बेसिकली काला मोतियाबिंद में आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। तो उसमें क्या देते हैं कि प्रेशर लोअरिंग एजेंट देते हैं जो आँख के प्रेशर को कम करता है। आँख का प्रेशर 20 या उससे कम होना चाहिए। तो जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया और उसको हम दवा देकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं, वैसे ही आँख का प्रेशर बढ़ गया उसको हम दवा देके कम कर देते हैं। बस इतना ही है इसमें। बहुत बार नॉर्मल प्रेशर के साथ भी काला मोतियाबिंद होता है, वो एक अलग टाइप का हो, उसको NTG नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा कहते हैं। उसके लिए अलग ट्रीटमेंट्स हैं, उसके लिए अलग मेडिसिन हैं, वो आप डालते रहो। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो पेशेंट रोशनी के साथ ही इस धरती से विदा लेता। और भी क्या चाहिए हमें, हम रोशनी के साथ इस धरती से विदा ले लें तो हमारा काम खत्म। तो वैसे मेडिसिन हैं, आप समय पर इसका प्रयोग करें तो हम उसके साथ ठीक रहते हैं। कुछ मिथ्स भी हैं, जैसे कि लोग अक्सर कहते हैं कि कम रोशनी में अगर पढ़ाई करें तो आँखों की रोशनी जो है वो धीरे धीरे कम होते जाती है। क्या कुछ ऐसा है? बहुत ही
ऐसे नहीं कह सकता हूँ कि ये सच है या नहीं है, लेकिन कम रोशनी में पढ़ना नहीं चाहिए। कम रोशनी में पढ़ने से आंखों की रोशनी तो जाए या ना जाए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ज़रूर आई स्ट्रेन होगा, आपको दर्द होगा, आपको चीज़ें साफ नहीं दिखेंगी और आप ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाएंगे। ये परेशानी आपको ज़रूर होगी, लेकिन कम रोशनी में पढ़ने से, क्योंकि इनफैक्ट हम अगर आप जाके देखेंगे ना हर एक घर में जी, तो अगर आप 100 घर का एनालिसिस करेंगे, 100 घर में जाएंगे तो 99 घर में रोशनी कम है। मैं आपको अभी से बता दूं, आप किसी के घर में चले जाइए, आपको उस घर में रोशनी के नाम पर एक 9 वाट का बल्ब जलेगा, बिल्कुल, या वो बल्ब 12 वाट का हो सकता है, एलईडी बल्ब। इसके अलावा मैक्सिमम तो वो उस कमरे के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड ल्यूमेन है उससे 80% कम है। तो हर एक घर में ही लाइटें कम है। तो एलईडी बल्ब्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आपका पैसा भी कंज्यूम नहीं होता, तो उसको बल्ब लगाएं और घर को लाइटेड रखें और प्रॉपर ल्यूमेन आप मतलब लाइट की व्यवस्था जो है पूरी तरह से आप रखें। और आपको आपके पास अब सॉफ्टवेयर है, उस पर आप डाउनलोड कर सकते हैं ल्यूमेन मीटर, और आप उस हर एक रूम में रख के अपना ल्यूमेन चेक कर सकते हैं और प्रिस्क्राइब ल्यूमेन का लाइट आप लगा सकते हैं। लगाएं, बहुत ज़रूरी है। सारी जगह लाइट आता है, इसलिए मतलब लाइट कम होने से मुझे नहीं लगता है क्योंकि अभी तो बहुत सारी लाइटें हैं ना जी। अगर आप पुराने ज़माने में जाएं, जब हम लालटेन के ज़माने में पढ़ते थे तो सबकी आँखें खराब हो गई रहती, तो उस समय तो सबकी आँख ठीक थी। बिल्कुल। अब जब लाइट ज़्यादा है, मोबाइल में पूरी लाइट है, अब लोग की आँखें खराब हो रही हैं। तो ये तो विरोधाभासी बात हो गई। आपको याद होगा हम लालटेन में आप भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं लालटेन में, लैंप में, कैंडल। घर में किसी को आँख आना, तो जैसे ही किसी को आँख आता है तो वो क्या मतलब वो किसी दूसरे को भी उसका इन्फेक्शन आ सकता है उसके परिवार में, ऐसा होता है? ये तो अजब सा नाम है, आँख आना है, बड़ा मतलब फनी टाइप, क्योंकि हमारे यहाँ इसको आँख आना ही लोग बोलते हैं। तो आएगा क्या जी, आँख का लाल हो जाना जी। तो आँख के लाल होने के बहुत सारे कारण होते हैं। जो आज के डेट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है, जो सबसे अधिक जो कॉमन कारण है वो है एलर्जी कारण। डस्ट, धूल, क्लाइमेटिक चेंजेस, उसके कारण आँख लाल होता है, जिसमें खुजली होती है, आँख लाल हो जाता है। तो इसमें कोई दूसरे को बीमारी नहीं फैलती है, फिट है। दूसरा आँख आना हो गया कि लाल हो जाते हैं, इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं, या आई फ्लू भी लोग उसको जी बोलते हैं। वायरल इन्फेक्शन है उसमें, वायरल भी है, सुपर एडेड बैक्टीरियल भी है जी। तो अगर ये है बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है वो, तो वो दूसरे को हम स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसकी आँख से निकले हुए जो भी श्राव उसकी आँख से निकल रहा, उस श्राव को कैसे भी दूसरे आदमी के आँख में पहुँचना होगा। तो उसका तरीका क्या होता है? ये होता है जैसे कि आपके आँख आ गई, आप घर पे हो और आपने उस टॉवल से आँख पोंछ लिया, आपने रख दिया, दूसरा आदमी उठाया, फिर उसने उसी टॉवल से आँख सफाई कर ली, उसने हो गया। आप यहाँ बैठे हो, यहाँ पे आपको आँख आया हुआ है, आँख पोछा आपने, इस टेबल पे अपने हाथ रख दिया, आप उठ के चले गए, हम आए, हमने भी इस पे हाथ रखा, फिर हमने अपने आँखों से सफाई, मतलब फिजिकल कंटामिनेशन की वजह से, बिना कांटेक्ट के देखने से आँख नहीं आता है। ओके। या हवा चलने से आँख नहीं आता है। आँख से निकले हुए श्राव का आपकी आँख के पास पहुँचना जरूरी है, तभी वो मतलब इन्फेक्शन एक जगह से दूसरे जगह पहुँचता है। अगर आँख आपकी नहीं चिपक रही है जी, अगर आँख आपकी नहीं चिपक रही है तो वायरल है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के अंदर वो ठीक ऑटोमेटिक वो अपने आप ठीक है। अगर आँख आपकी, क्योंकि बहुत लोग आँख आता है तो कुछ नहीं करना पड़ता है, अगर उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और आँखें आपकी चिपक रही हैं, रात में सोते हैं, सुबह उठते चिपक जाती है, तो फिर आपको एंटी बैक्टीरियल आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना होगा। थोड़ा उसको कंफर्ट देना होगा, थोड़ा उसकी सिकाई कर लो, उससे आपको आराम मिलेगा। थोड़ा डिकंजेस्टेंट होता है जो आंखों के कंजेशन को कम करता है, मतलब इन सब चीज़ों के लिए अपने चिकित्सक से संपर्क करके ही उनके सलाह के बाद एक काम जरूर करना है, उसमें स्टेरॉयड आई ड्रॉप नहीं डालना। मतलब कोई भी ऐसा आई ड्रॉप जिसके आगे PDM ऐसे लिखा हो, तो मतलब जो भी P का मतलब प्रेडनिसोलोन एसीटेट है, D मतलब डेक्सोमेथाजोन, ये स्टेरॉयड से बचना, और बाकी कोई ड्रॉप डालिए, कोई दिक्कत नहीं। हमें स्टेरॉयड से बचना है, क्योंकि अगर कॉर्निया पे कोई इन्फेक्शन ना कुछ हो तो वो घाव बनने के चांसेस होते हैं, कॉर्निया मेल्ट हो जाएगा, कॉर्निया खराब हो जाएगा आपका। तो स्टेरॉयड छोड़ के आप कोई आई ड्रॉप डालिए, फिर आगे डॉक्टर के संपर्क में हमेशा रह लीजिए। लेसिक सर्जरी के नाम से हम लोग उससे बात कर रहे हैं, उसको समझना चाहेंगे कि आखिर ये है क्या।
देखिए लैसिक सर्जरी अब एडवांस तो नहीं है, काफ़ी पुरानी सर्जरी है, जब हम लोग पढ़ते तो उस समय भी वो सर्जरी थी। अब लैसिक में बहुत सारे एडवांसमेंट आ गए हैं। ओके। तो इनफैक्ट लैसिक को रेफ्रैक्टिव सर्जरी बोलते हैं। रेफ्रैक्टिव सर्जरी का मतलब इससे होता है कि जो चश्मे का नंबर आ जाता है उसको हटाने का ये ऑपरेशन है। दो तरह का, एक लैसिक होता है, एक लैसिक होता है। ओके। लैसिक माइनस नंबर को हटाता है, लैसिक जो है वो प्लस नंबर को हटाता है। उसका अपने अपने लिमिटेशंस हैं कि -10 नंबर तक हटेगा, -6 नंबर तक हटेगा, +6 नंबर तक हटेगा, उसका अलग अलग चीज़ है। उस हिसाब से हम लोग की उसमें स्माइल टेक्नोलॉजी है, तो इसमें बहुत अधिक एडवांसमेंट है। लैसिक में भी सबसे अधिक हॉट एंड बर्निंग टॉपिक हम लोग का डॉक्टर्स के लिए यही है, लैसिक। और उस पर बहुत शोध भी चल रहा है और बहुत अच्छे अच्छे उसमें और एडवांसमेंट आ गए हैं, जिससे अब ग्लास फ्री लाइफ आराम से रह सकते हैं। जिनको माइनस नंबर है, जिनको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, जो यंग लोग हैं, 21 साल की उम्र के बाद आप इस सर्जरी को करा सकते हैं। बहुत मिनिमम टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन बहुत हाईटेक सर्जरी है और लेजर से होता है और हाईटेक लेजर है। मशीन इक्विपमेंट्स महंगी हैं, थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होता है उसका, यही है बस। बाकी वो बहुत अच्छी सर्जरी है। उसको आप जो भी ऐसे बच्चे, जो माँ बाप, जो जिनको बचपन में जिनको चश्मा लग गया है और वो घबराए कि मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, चश्मा लगाया हूँ, जी जी, जो टैबू है गांव में, शादी चश्मा लगाने से मतलब है नहीं। लेकिन अगर जिनको भी लगता है कि नहीं मुझे वो हटाना है तो जा सकते हैं। बहुत ही सेफ सर्जरी है। पहले कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो उसको ड्राइनेस वगैरह, अब जो लेटेस्ट सब टेक्नोलॉजी आ गया स्माइल वगैरह, तो उसमें कोई ड्राइनेस वगैरह भी नहीं के बराबर। ये ध्यान देना है कि अच्छे हाथ में जो लोग कॉम्पिटेंट लोग हैं, बड़े शहर में जाकर उसको करा लीजिए और करा के अपने स्पेक्टिकल से फ्रीडम पा लीजिए, छुटकारा पा सकते हैं उससे। फ्रीडम फ्रॉम, उसको कहा जाता है फ्रीडम फ्रॉम स्पेक्टिकल्स। ओके। अचानक किसी की आंखों की रोशनी कम होने लगे, खुजलाहट होने लगे, इस कंडीशन में उसको क्या करना चाहिए? नहीं, अचानक किसी की रोशनी कम होने लगे तो ये बहुत खतरनाक बात है। इसको आप कैजुअली नहीं ले सकते। उसको तुरंत जाकर डॉक्टर से मिल लीजिए। खुजलाहट होने लगे तो वो एलर्जी है, क्योंकि हम लोग मानते हैं एलर्जी इज ईचिंग इज हॉल मार्क ऑफ एलर्जी। हो रही है तो वो एलर्जी है। तो अगर आँख में एलर्जी हो गई तो पानी से धोइए, उसको ठंडे पानी से, बर्फ़ से सेकिए। नहीं ठीक होता तो डॉक्टर से मिल लीजिए। और रोशनी कम हो रही है अचानक से पूरी कम हो गई या धीरे धीरे कम हो रही है, तो अचानक का मतलब होता है एक साथ धीरे धीरे कम होना नहीं, मतलब कम होने लग गई तो डॉक्टर से आपको मिलना जरूरी हो जाता है। हाँ, एक बहुत कॉमन बीमारी है, लोग कहते हैं सर इधर उधर घूम रहा है, कुछ से डोलता सा दिखता है। बिल्कुल। हाँ, ये 40-45 साल के बाद औरतों को, मर्दों को हो जाता है। इसको पीबीडी बोलते हैं, पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट। 99% केसेस पीबीडी का ही होता है। और लोगों को डायबिटिक वगैरह में ब्लड आने से भी होता है, या ब्रांच वेन ऑक्लूजन्स होते हैं, पीछे खून की नली फट जाती है, उसके कारण भी होता है। तो ये 99% केस में ये इनोक्यूस होता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। तो एनोइंग होती है शुरू में, थोड़ा दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे उसको जब आदत डाल लेते हैं तो फिर वो दिखना बंद हो जाता है। किसी को वैसा फ्लोटर्स दिखने लगे तो एक बार डॉक्टर से मिल लेना, रेटिना की जांच करा लेनी चाहिए। आपको निश्चिंत रहना कि 99% केसेस में कुछ उसमें निकलेगा नहीं, और आप सुरक्षित रहेंगे। होती है कि आँखों को लेके शायद उनको कोई तकलीफ है, मगर वो होता है माइग्रेन का। हाँ, माइग्रेन नहीं, आंखों को लेके तकलीफ और माइग्रेन नहीं होता है। ऑकुलर वेरिएंट ऑफ माइग्रेन होता है, जिसमें आपको ऑकुलर फिनोमेनन होता है, तरह के जिग जैक लाइट्स दिखते हैं और धुंधलापन भी हो जाता है, कभी कभी सीवियर आई पेन होता है। तो माइग्रेन है, माइग्रेन का ऑकुलर वेरिएंट होता है जो बहुत कॉमन है जी। तो वो है, तो उसको उसी के हिसाब से माइग्रेन का ट्रीटमेंट हमें देना होता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइग्रेन में कि आप जिन चीज़ों से, ये जो ट्रिगरिंग फैक्टर हैं उनके ऊपर आप ध्यान दें। ट्रिगरिंग फैक्टर को आप कंट्रोल करें। बहुत को चॉकलेट से होता है, बहुत को नहीं सोने से होता है, बहुत को बस से जाने में होता है, किसी को खाली पेट रहने से होता है, किसी को शोरगुल से होता है। तो आप उसको बताओ कि अब अपने बीमारी, अपने ट्रिगरिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करिए, बिल्कुल, और उस फैक्टर को अवॉइड करिए। जब ऐसा आप करेंगे तो आपका ये जो उसका जो जितने जो इसको चांसेस हो जाते हैं कम हो जाते हैं। और फिर किसी को अगर ऐसा हो रहा है कि नहीं, अब वो उसके डेली लाइफ में वो हैम्पर कर रहा है और वो अपने काम को नहीं कर पा रहा, तो कुछ मेडिसिन होते हैं जिसको लेने पे वो उस वक्त हम चलते रहते हैं। कभी कभी ठीक हो जाता है, कभी भी ठीक नहीं होता, कभी भी बार बार दवा लेनी पड़ती है। तो मतलब वो कोई घबराने वाली बात माइग्रेन ज़्यादा नहीं है। तो आपकी तरफ से एक संदेश आम लोगों के लिए उनकी आँखों को देखभाल के लेकर। आँखों का देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आँखें ही आपको इस दुनिया को दिखाती हैं। तो आँखों का देखभाल करिए, इसका यूज़ करिए, मिसयूज़ ना करें। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फ़ोन सुनने के लिए ज़्यादा बना है, देखने के लिए कम बना है। उसका इस्तेमाल सुनने में ज़्यादा करें, देखने के लिए भी करें। जो आवश्यक चीज़ है उसको ज़रूर देखें। और ऑकुलर हेल्थ के लिए विटामिन
जो है खान-पान को लेके ग्रीन खास वेजिटेबल्स, इन सब पे ध्यान देना चाहिए। उससे देखा जाता है कि आँखों की सेहत अच्छी रहती है। और बस यही, और धूल धक्कड़ से बचे। और जब भी आप धूप में निकलते हैं या जब ऐसे जब भी जो हार्श क्लाइमेट है, धूल है, तो कोशिश करिए कि सनग्लास हम यूज़ करें, जिससे बिना काम का कुछ धूल वूल आँख में आपके ना पड़े और आपको अनावश्यक डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत। आँख को प्रोटेक्टेड रखिए, क्योंकि बहुत ही सफिस्टिकेटेड, बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, ऐसा ऑर्गन है कि जो बहुत नाजुक है, बिल्कुल, जिसके अंदर बहुत कुछ करने के लिए डॉक्टर के पास होता नहीं है। आँख का वजन भी आप जानेंगे तो 7 ग्राम वजन होता है। अब 7 ग्राम की चीज़ है जिसमें आधी चीज़ें पता नहीं चलता कि कैसे हो रही है। हमें पता है, लेकिन वो बहुत फिनोमिनन उसके बारे में हमें नहीं पता। जैसे ऑप्टिक नर्व में कुछ प्रॉब्लम आपके हो जाए तो डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा, ऑप्टिक नर्व उसके पकड़ से बाहर है। तो आँख के अंदर बहुत लिमिटेड चीज़ के हम लोग इलाज कर पाते हैं। तो इसको बेसिक है कि आप इसको अनावश्यक एक्सपोजर से बचाएं, जहाँ ज़रूरत वहाँ खूब इस्तेमाल करें। तो ये था हमारा आज का विषय जो कि हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है। तो हमारे कमेंट बॉक्स पे जाके किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस हैं आपके पास तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि अगली बार जब हम डॉक्टर साहब से फिर बात करें तो आपके उस क्वेश्चन को यहाँ पे हम रखेंगे, ताकि आपका जवाब भी है वहाँ पे मिल सके। और इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं फिर एक अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।